वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर। डायग्नोसिस की बात हो रही थी डॉक्टर साहब। आपने कहा सीटी स्कैन कराना चाहिए, एमआरआई पे भी डायग्नोस हो जाता है। देखिए जी, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज सीटी स्कैन। ठीक है। लेकिन कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो सीटी स्कैन भी इतने वाज़ेह नहीं होते। ठीक है। सीटी स्कैन से आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ट्यूमर है ब्रेन के किस हिस्से में। अब ब्रेन के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ हमारे जो है साथ ना। एक कॉल है डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हेलो जी जी बताइए, कौन बात कर रही हैं? इरम पाकपतन से बात कर रही हूँ। ठीक है इरम, बताइए कि हेलो इरम आपने। डॉक्टर साहब से ये हाँ जी, आवाज़ मैंने बंद की है। जी कि बताइए। मैं डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ना 1 साल पहले जैसे एलर्जी टाइप खारिश सी हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये है कि वो तो लाहौर में मतलब आई अपने मेका, तो मैंने मेडिसिन वगैरह ली यहाँ से, तो कुछ फर्क पड़ा। उसके बाद फिर 1 साल बाद वही पोजीशन है कि जैसे पूरी स्किन पे ना दाने दाने बन गए हैं मेरे। अच्छा तो आपने। सारी स्किन। जी जी हाँ इरम, मुझे जी ये बताइए, आपने से ये स्किन से रिलेटेड पूछना है क्वेश्चन? हाँ जी, वो बहुत अच्छा। ज्यादा खारिश आती मेरे आजकल, इतनी ज्यादा कि पूरी स्किन पे आप लगा रहे, कमर पे, अच्छा, बाजू, और टांगों पे भी। आपको रात को ये खारिश ज़्यादा होती है? रात को भी दिन को भी, मतलब किचन से आके तो बहुत ज्यादा होती, काम करके जब मैं आती हूँ तो। लेकिन अब ये पोजीशन है कि पूरी स्किन पे हो गई, पूरे जिस्म पे मेरे इरम घर में किसी दाने और, बन गए हैं। घर में किसी और को है ये नहीं, खारिश? किसी को भी नहीं। नहीं, मुझे ठीक भी है। अभी थोड़ा सा पहले हुई है। अच्छा, आपकी वो स्किन पे बड़े बड़े धब्बड़ बन जाते हैं? जैसे वो दबरी टाइप कहने दाने हैं, रेड रेड खारिश करती हूँ अच्छा। तो बहुत ज्यादा कमर पे, बाजुओं पे है, कोई तो आपने टांगों पे बहुत ज्यादा कोई है। ऐसी चीज़ खाई थी जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि इसके बाद ये दाने निकल आए हैं? पता नहीं, आपकी मैंने मेडिसिन सारी यूज की है लेकिन मुझे फर्क कोई नहीं पड़ा। मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रही थी। अच्छा, डॉक्टर साहब तो जो है वो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं इसका जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इरम। इरम, आई थिंक ये बरसात का मौसम है और इस मौसम में स्किन डिजीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए आपने करेक्ट हिस्ट्री तो नहीं दे सकी आप मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई है और इस मौसम में अक्सर हो जाती है। आप एक तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि ये स्किन ऐसा मामला है कि देखे बगैर बताना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी एंटी एलर्जिक खा लें, एक गोली रात को, सिट्राजीन के नाम से आएगी, उसमें कोई भी नाम से आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप कोई माइल्ड स्टीरॉइड लोशन लगा सकती हैं अपने ये जो पूरे जिस्म पे जहाँ पे आपको दाने वगैरह निकले हुए हैं। अगर रात को ये खारिश ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप उसके लिए इसके बियॉन्ड एक लोशन आता है वो लगा सकती हैं। ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि एमआरआई का आपने कहा कि डायग्नोस्टिक है। अच्छा, बिनाइन और मिलिग्नेंट में, कैंसरस ट्यूमर में और एक नॉन मिलिग्नेंट ट्यूमर में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए जी, 2 ट्यूमर जो ब्रेन में बड़े कॉमन हैं, एक मेनिंजियोमास हैं और दूसरे ग्लायोमास हैं। ठीक। मेनिंजियोमा दे आर यूजुअली बेनाइन ट्यूमर्स। बेनाइन से मुराद ये है कि एक तो इनकी जो ग्रोथ है बड़ी स्लो होती है ओवर द ईयर्स। ठीक है। सिम्टम्स भी इसी तरह स्लो आएंगे। ठीक है। तो एक दफ़ा ये ऑपरेट हो जाए तो उसमें रिकरेंस के चांसेस, दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं रिलेटिवली, रादर बहुत ही कम होते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड बेनाइन लीजन्स। ठीक है। ये जो हमारे ग्लायोमा ट्यूमर्स हैं, दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये भी उसी तरह बिहेव करते हैं एज ए स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स। ठीक। तो इनका जो इसको हम, इसमें भी 4 वैरायटीज़ हैं। पहली जो 2 वैरायटीज़ हैं, फर्स्ट और 2, वो रिलेटिवली बेनाइन है, लेकिन वो भी प्रोग्रेस कर सकते हैं इनटू मैलिग्नेंट। आखिरी जो दो वैरायटीज़ हैं, 3 और 4, वो मैलिग्नेंट हैं। उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है फॉलोड बाय रेडिएशन। ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें दोबारा होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट लाइन आप मेरी मेडिकेशन कहेंगे इसको, या फिर सर्जरी ही इसका अल्टीमेट जो है वो सोल्यूशन है? देखें, अगर एक ट्यूमर बड़ा है और पेशेंट हमारे पास, तो हमारे सेटअप में तो पेशेंट आता ही उस वक्त है जब उसकी एक आध साइड वीक हुई हो या उसकी नज़र कमज़ोर हो। ठीक। क्योंकि यहाँ तो लोग वैसे इतना डरे होते हैं। दूसरा ये है कि लोगों में इतनी सेंस नहीं है अभी कि वो इस चीज़ को जल्दी पिक कर सके। हमारे पास जो वेस्ट में एक ट्यूमर अगर 2-3 सेंटीमीटर का आएगा तो यहाँ वही ट्यूमर 10 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का है। या तो मरीज़ बेहोश होकर आएगा, या नज़र की कमी, या ब्लाइंड होकर आएगा, या उसकी एक साइड वीक होगी। सही है। तो सोल्यूशन है सर्जरी इन ग्लायोमाज में फॉलोड बाय रेडिएशन। और कुछ पेशेंट्स में हम कीमोथेरेपी भी देते हैं, फिर भी उनमें दोबारा चांसेस होते हैं होने के। एक कॉलर है हमारे साथ, कुछ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो
कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, जब सर्जरी कर लेते हैं उसके बाद आपने कहा कि फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। अच्छा, रिकरेंस के चांसेस बिनाइन ट्यूमर्स में तो कम होते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट में बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल विद सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, फिर भी जो है ना उनमें जो है रेडिएशन के दोबारा रिकरेंस के चांसेस हैं। कीमोथेरेपी भी ज़रूरत पड़ती है कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में दी जाती है। ये जो ग्लायोमास के पेशेंट होते हैं और कुछ बच्चों में ट्यूमर्स हैं, जो अभी मैंने पिछले जिक्र किया, मिड लाइन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स होते हैं, दे आर हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। उसमें एक वैरायटी है जिसको हम मेडलोब्लास्टोमा कहते हैं। उसमें जो है ना बच्चों को पहले ट्यूमर निकालते हैं, फिर रेडिएशन, और कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में आप उनको कीमोथेरेपी भी देते हैं। अच्छा, हम यहाँ की बात करते हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यहाँ पे एक ऐसा एक सेटअप है, बिकॉज यूजुअली ये जो अगर रिकमेंडेड देखा जाए तो यहाँ पे तो होना चाहिए जो कि एक न्यूरोसर्जन की टीम होती है। यहाँ सब कुछ होता है। रादर आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर इन पाकिस्तान। मेरा क्वेश्चन ज़रा कंप्लीट हो जाए, वो ये है कि देखिए एक टीम होनी चाहिए जो एक रिकमेंडेड है कि न्यूरोसर्जन होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, ठीक है, फिर न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट होगा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड आप लोगों ने मेंटेन, मतलब नॉट आप, लेकिन आप अकेले तो नहीं है, सिर्फ पूरी टीम होती है, तो यहाँ पे ऐसा है सेटअप के इसी तरीके से टीम वर्क होता है? देखें, यहाँ जो न्यूरोसर्जरी का सेटअप है वो तो हमारे 2 यूनिट्स हैं जी, और हम जो पेशेंट ले रहे हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान ले रहे हैं, और इट इज़ वन ऑफ द बिजीएस्ट सेंटर जी। हमारी जो थिएटर हैं सारा दिन चलते हैं, फिर भी पेशेंट का जो लोड है इतना ज़्यादा कि एक एवरेज जो पेशेंट अगर ब्रेन ट्यूमर का आज दाखिल हो तो उसकी महीने बाद बारी आएगी। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि एक महीने बाद बारी आएगी, कंसोलिडेटेड सेटअप हो, वो नहीं है। रेडिएशन के लिए हमें या तो अनमोल भेजना पड़ता है, या मेयो में भेजना पड़ता है, या जनाब में भेजना पड़ता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये, क्योंकि लाहौर जनरल हॉस्पिटल है ही ब्रेन, ये तो गवर्नमेंट के काम है, मतलब ये पाकिस्तान में होना चाहिए। जो कमिंग 2-3 ईयर्स है उसमें हमारा आप लोग मेरे ख्याल से यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, सब बिल्कुल कर रहे हैं, बल्कि है कि हमारा इंस्टीट्यूट बन रहा है, जिस तरह कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, इस तरह न्यूरोसर्जरी का इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें होंगी, रेडिएशन भी होगी, ऑन्कोलॉजिस्ट भी होगा, तो इट वुड बी ए वेरी कंसोलिडेटेड सेंटर। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आकर यहीं से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं।